मैट्रिक्स आपको पहले भी बताया था। मैट्रिक्स आपके पास होती क्या है? मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स मे बी रियल इन द कॉम्प्लेक्स और फंक्शन आपके पास। तो मैट्रिक्स की अगर हम बात करें आपके पास, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे आपके पास बहुत सारे नंबर्स है, चाहे वो रियल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो। अगर आप उन्हें एक रेक्टेंगुलर एरे आपके पास जो शेप होती है, अगर आप उसमें अरेंज करते हैं, अब अरेंज करने के आपके पास वे क्या होता है, या तो आप उसको हॉरिजॉन्टली अरेंज करेंगे या फिर आप वर्टिकली अरेंज करेंगे आपके पास। तो इस तरीके का कोई अरेंजमेंट आप लेते हैं आपके पास, तो जो आपके पास स्ट्रक्चर बनकर आता है वो आपके पास क्या होता है? मैट्रिक्स होता है आपके पास। ठीक है। हॉरिजॉन्टली अगर आप एलिमेंट को अरेंज कर रहे हैं आपके पास, तो वो आपके पास रो होती है आपके पास, और वर्टिकली अगर आप किसी चीज़ को अरेंज कर रहे हैं आपके पास, तो वही आपके पास चीज़ कॉलम होती है आपके पास। ठीक है। और मैट्रिक्स में जितने भी आप नंबर्स लिखते हैं वो उसके एलिमेंट्स कहलाते हैं आपके। ठीक है। जनरली जो आपके पास स्ट्रक्चर होता है वो मैट्रिक्स का, जो इसमें यहाँ मेंशन भी कर रखा है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके पास। दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिक्स आपके पास। A11 का मतलब आपके पास क्या होता है? ये वाला जो एलिमेंट आपके पास फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम से बिलोंग कर रहा है आपके पास। ये हमेशा ध्यान रखना कि रो को हमेशा पहले मेंशन किया जाता है, कॉलम को हमेशा बाद में मेंशन किया जाता है आपके पास। यहाँ पर ये ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है। अगर आप उल्टा लिखते हो तो फर्क होता है आपके पास। इस चीज़ का ध्यान रखना आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें आपके पास। ठीक है। तो रिप्रेजेंट करने के देखो दो तरीके आपके पास। आप चाहो तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर एरे में आपके पास ये जैसे मैंने गोला लगा रखा है आपके पास, आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आप चाहे तो ये जो स्मॉल ब्रैकेट होता है आपके पास, इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों रिप्रेजेंटेशन आपके एकदम सही है, उसमें कोई इशू नहीं है आपके पास। ठीक है। अब इसको अगर हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में शो करते हैं आपके पास, तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया था, जब कॉम्पैक्ट फॉर्म की बात करते हैं हम लोग, तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम लोग शो करते हैं इस तरीके से। कैपिटल ए आपके पास नॉर्मली हम मैट्रिक्स को इंग्लिश के कैपिटल लेटर से शो करते हैं आपके पास। फिर आपके पास रेक्टेंगुलर एरे का साइन होता है, अंदर आप ए आई जे लिखते हैं। आई आपके पास यहाँ पे रो के लिए मेंशन होता है, जी आपके पास यहाँ कॉलम के लिए मेंशन होता है आपके पास, और बाहर हम उसका ऑर्डर लिखते हैं, जो भी ऑर्डर आपके पास मैट्रिक्स का होता है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपके पास मैट्रिक्स में कितने हैं आपके पास, वो आपके पास के ऑर्डर को शो करता है आपके पास। तो अगर आप यहाँ देखोगे आपकी स्क्रीन पे, इसमें नंबर ऑफ रो आपके पास स्मॉल एम है और नंबर ऑफ कॉलम आपके पास स्मॉल एन है, तो आपके पास इसका ऑर्डर क्या हो गया? एम इंटू एन हो गया आपके पास। ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, रो को पहले लिखा जाता है, कॉलम को बाद में लिखा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आपके पास। ठीक है। अभी कुछ एग्जांपल्स बता रहे हैं कि आप किस तरीके से ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं आप किसी भी मैट्रिक्स का। तो आप उसको, आपको ये देखना है कि उसमें कितनी रो और कितने कॉलम आपके पास, और उनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख के आपके पास दिखा देना है आपके पास, वही आपके पास क्या होता है? उसका ऑर्डर होता है आपके पास। ठीक है। अब हम बात करें आपके पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स की, तो सबसे पहले आपका कॉलम मैट्रिक्स होता है। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब आपको बताया भी था, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो। कॉलम की बात करें, रो कितनी भी हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना आपके पास। रो के लिए आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है आपके पास। तो ऐसी मैट्रिक्स जो आती होती है आपके पास, वो क्या होती है? कॉलम मैट्रिक्स। आप ऐसी मैट्रिक्स को वर्टिकल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं आपके पास। वर्टिकल मैट्रिक्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर आप इसकी शेप देखेंगे तो वर्टिकल मैट्रिक्स के फॉर्म में बन रही है आपके पास। कॉलम एक है बट रो इसमें कई सारी है आपके पास, तो आप इसे वर्टिकल फॉर्म भी कह सकते हैं आपके पास। सेम अगर हम रो मैट्रिक्स की बात करते हैं, आपके पास एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें केवल एक ही रो होती है आपके पास, वो आपके पास रो मैट्रिक्स कहलाती है। रो के लिए बाउंडेशन आपके पास है कि रो एक ही होगी, कॉलम आपके पास इसमें कितने भी हो सकते हैं। सेम स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स आपके पास। एक ऐसी मैट्रिक्स होती है इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम आपके पास सेम होते हैं आपके पास। ठीक है। जैसे 2x2 का ऑर्डर हो गया, 3x3 का ऑर्डर हो गया, 4x4 का ऑर्डर हो गया। नॉर्मली हमारे जो कोर्स में आपके पास है वो 2x2 और 3x3 का ही आपके पास, इससे आगे में जाने की जरूरत भी नहीं होती है। तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। डायगोनल मैट्रिक्स जो आपके पास होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, बट इसमें बाउंडेशन क्या होती है कि लीडिंग डायगोनल्स को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट आपके पास जीरो होते हैं। लीडिंग डायगोनल्स के एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिनके लिए सफिक्स जो होता है वो आपके पास सेम होता है। जैसे A11 है, A22 है, A33 आपके पास, ये सफिक्स दोनों के लिए सेम हो रहा है, रो और कॉलम का। ऐसे आपके पास जो होते हैं लीडिंग डायगोनल्स कहलाते हैं आपके पास। तो लीडिंग डायगोनल्स को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट जीरो होंगे आपके पास, तो डायगोनल मैट्रिक्स होगी। बट रिमेंबर, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर होती है, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डायगोनल मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स और नोट, तो आपको लिखना है ट्रू, आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। सेम स्केलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं आपके पास, तो स्केलर मैट्रिक्स आपकी एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है। अब क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी। इसमें भी क्या होता है, लीडिंग डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स होते हैं आपके पास वो सेम होते हैं आपके पास। सेम जैसे अगर रूट थ्री मेंशन कर लो, 2 2 2 मेंशन कर लो, 3 3 मेंशन कर लो, आपके पास ये सारे आपके पास होते हैं। बट नॉर्मली यहाँ पे 1 1 1 1 नहीं लेते हम लोग। वन इसलिए नहीं लेते क्योंकि 1 1 1 वाले केस में हमने उसको अलग नाम दे दिया आपके पास, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास। और 0 0 0 भी नहीं लेते क्योंकि वो नल मैट्रिक्स का पार्ट हो जाता है आपके पास। दैट्स व्हाई आपके पास यहाँ पे इसका वैल्यू 0 और 1 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है आपके पास। ठीक है। जीरो मैट्रिक्स आपको बताया आपके पास, जीरो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो आपके पास। जीरो मैट्रिक्स के लिए ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो आपके पास। जीरो मैट्रिक्स आपके पास किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है।
आप जो क्वेश्चन नॉर्मली आपके पास बोर्ड में पूछा जाएगा दैट विल बी ऑन द बेस ऑफ द इक्वल मैट्रिक्स आपके पास, कि इक्वल मैट्रिक्स आपके पास क्या होती है। इक्वल मैट्रिक्स में मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्ट वन आपके पास क्या होना चाहिए कि उनका ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए। सेकंड वो आपके पास कंडीशन क्या बताया कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपके पास सेम होनी चाहिए। आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि आप पहले मैट्रिक्स का अगर फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं A11 आपके पास, तो दूसरे मैट्रिक्स का भी फर्स्ट एलिमेंट ही लेंगे आपके पास, उन दोनों को आपस में इक्वल पुट करेंगे आपके पास। तो इक्वल मैट्रिक्स में नॉर्मली आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास, जिसका डिस्कशन हम लोग आगे आपके पास करेंगे भी आपके पास क्वेश्चन के जरिए। बट आपको ये ध्यान रखना है कि इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है। सबसे पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए आपके पास। ऑर्डर सेम होने के बाद सेकंड चीज आपके पास इंपॉर्टेंट क्या होती है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम रखने पे जो वेरिएबल का वैल्यू आएगा आपके पास वो सेम आना चाहिए। ठीक है, आपके पास ये भी चीज ध्यान रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ भी है जिसमें एक्स के दो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ रहे हैं, और जब उन वैल्यू को हम यूज कर रहे हैं आपके पास तो दोनों केस में वो इक्वल नहीं बन रहा है, तो उस केस में उसको इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे आपके पास। ये अभी आपके आगे क्वेश्चन में आ भी जाएगा आपके पास। ठीक है, ऑपरेशन और मैट्रिक्स की बात करें तो सबसे पहले मैट्रिक्स में एडिशन होता है आपके पास। एडिशन कैसे करोगे आपके पास, तो एडिशन के लिए सबसे पहली कंडीशन वही आपके पास है कि आपको करना कि आपके पास सबसे पहले आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए मैट्रिक्स का, उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही ऐड करना है। नॉर्मल जैसे आप ऐड करते आ रहे हो वैसे ही आपको ऐड करना है। बट आपको एक जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखनी है आपके पास, वो क्या है कि आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए हर हाल के अंदर। उसके बाद पहले मैट्रिक्स का पहले एलिमेंट को ऐड कर दीजिए, सेकंड को सेकंड से ऐड कर दीजिए, थर्ड को थर्ड से ऐड कर दीजिए। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं आपके पास। सेम हम सब्ट्रैक्शन की अगर आप बात करेंगे आपके पास, यहाँ पे इसकी एडिशन की कुछ प्रॉपर्टी बता रखी है, जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी होता है, दैट इज द कम्युलेटिव प्रॉपर्टी होता है। a प्लस बी प्लस सी जो होता है उसको a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी लिख सकते हो, जैसे जो आपका एसोसिएटेड लॉ होता है आपके पास, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप जीरो मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो वही मैट्रिक्स मिलेंगे, दैट इज द आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव आइडेंटिटी, ये ध्यान रखना आपके पास। और इसी तरीके से एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स को उसके अपोजिट साइन से अगर आप एडिशन करते हैं तो आपको हमेशा जीरो देगा आपके पास, दैट इज द एडिटिव इनवर्स होता है आपके पास। हालांकि इसके ऊपर नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछता आपके पास, बट फिर भी आप इस चीज़ को ध्यान जरूर रख लेना आपके पास। ठीक है, सब्ट्रैक्शन और मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो जैसे आप एडिशन करो सेम आपको वैसे सब्ट्रैक्शन करना है आपके पास, ऑर्डर सेम होना ही चाहिए आपके पास, और आपको वही कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में क्या करना है, माइनस करना है आपके पास। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखना, जब आप किसी कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कांस्टेंट उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा आपके पास। जैसे आपको डिटरमिनेंट में बताया था कि आपके पास कभी आप किसी कांस्टेंट से डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करते हो तो वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। बट मैट्रिक्स में आपका ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में आपके पास हमेशा क्या होता है, आपके पास जितने भी एलिमेंट्स आपके पास मैट्रिक्स में दिए हो सभी से आपके पास वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। दैट इज द रूल, आपके पास ये रूल होता है आपके पास। ठीक है, और दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके पास। तो मल्टीप्लिकेशन का सबसे पहले रूल आपको ध्यान होना चाहिए कि पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा वो सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए आपके पास, तभी तो आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो पाएगी, अदरवाइज वो मल्टीप्लाई ही नहीं हो पाएगी। मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है आपके पास, फर्स्ट मैट्रिक्स में हम हमेशा आपके पास रो को देखते हैं और सेकंड मैट्रिक्स में हम हमेशा कॉलम को देखते हैं आपके पास। मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का पहला रो सेकंड मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा और वो आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे रखा जाएगा। फिर फर्स्ट रो आपके पास सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, वो सेकंड पोजीशन पे रखा जाएगा। फिर फर्स्ट रो आपके पास जो होगा वो थर्ड से रखा जाएगा आपके पास। इस तरीके से आपके पास करा जाएगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ये जरूर ध्यान रखना, आपके पास अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए और दूसरी बी है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उससे आपको ए बी मैट्रिक्स मिल रही है, तो ये कंपल्सरी नहीं कि बी ए मैट्रिक्स भी डिफाइन हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपके पास ये जो आपका एल्जेब्रिक का रूल होता है ना कि 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 मिलता है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे भी 6 मिलेगा आपके पास। तो ये एल्जेब्रिक मैट्रिक्स के ऊपर ये रूल नहीं लगता आपके पास। इन जनरली आपके पास नॉर्मली ऐसा ही होता है आपके पास कि जो ए बी मैट्रिक्स होती है वो बी ए मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होती है आपके पास। इन जनरली कह रहा हूँ, बट अगर किसी केस में ऐसा हो जाता है तो उस केस में आपको बताया भी था आपके पास, वो आपका जो केस होता है वो इन्वर्स वाला केस होता है। ये उसी केस में पॉसिबल हो सकता है, बाकी किसी भी केस में ये चीज़ पॉसिबल आपके पास नहीं हो सकती। तो मल्टीप्लिकेशन वाला सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं आपके पास। और मल्टीप्लिकेशन पे आप लोग गलतियाँ भी बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि नॉर्मली हमारी इस पर अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होती है तो आपका क्या होता है, आपके पास किसी आप रो को किसी और कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हो और वहाँ पे जो वैल्यू आ रही होती है आपके पास वो डिफरेंट ही आ रही होती है आपके पास। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स के जो रूल्स आपके पास प्रॉपर्टी हो यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि ए बी मैट्रिक्स जो होती है वो बी ए मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होती है, जैसे नॉर्मली मैंने आपको कहा भी है। अगर आप तीन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पहले किन्हीं भी दो को ऑर्डर में, ऐसे नहीं कि ए और सी को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, जंपिंग नहीं कर सकते आपके पास। अगर आपके पास ए बी सी दो में आपके पास मैट्रिक्स है, आपके पास तीन मैट्रिक्स है सॉरी, तो आप ए को बी से कर सकते हो या फिर बी को सी से करके दिखा सकते हो पहले। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप ए को सी से कर रहे हो, वो आपके पास गलत हो जाएगा आपके पास। ऐसा आपको नहीं करना है आपके पास। ठीक है, जब भी करोगे।
अब इसमें ट्रांसपोज और मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसपोज में देखो डिनोट करने के दो तरीके होते हैं, आप टी की फॉर्म में भी शो कर सकते हो या उसके ऊपर डैश लगा के भी शो कर सकते हो। ट्रांसपोज का मतलब आपके पास क्या होता है, आपके पास आपको पहले भी बताया था आपके पास कि रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना होता है। मतलब फर्स्ट रो है आप उसको फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना दो, थर्ड रो आपके पास उसको थर्ड कॉलम बना दीजिए आपके पास। ट्रांसपोज में ऑर्डर आपका हमेशा रिवर्स हो जाता है आपके पास। अगर कोई मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर की आपके पास है तो उसका आप ट्रांसपोज लोगे तो उसका ऑर्डर आपका 3/2 निकल कर आ जाएगा। अब ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी आपको बताई थी जो इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लोगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। ए प्लस बी का ट्रांसपोज लोगे तो ए का ट्रांसपोज अलग कर सकते हैं, बी का ट्रांसपोज अलग कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंशन भी कर रखी है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके पास, दिस इज प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आपकी इंपॉर्टेंट, जिसमें थर्ड वाली सबसे इंपॉर्टेंट है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज लोगे तो आपके पास जब वो ओपन होता है तो आपके पास कैसे ओपन होता है, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज इस तरीके से ओपन होता है आपके पास। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग जो 3-4 प्रॉपर्टी है आपके पास है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी तो आपके पास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट पहली 4 आपके पास प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको आपको ध्यान में रखना है आपके पास। ठीक है, अब इसी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे क्वेश्चन नॉर्मली आपके पास बोर्ड में पूछा जाता है 4 मार्क्स में, सिमेट्रिक और एक्सक्लूसिव सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे अगर आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए तो वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और ऐसे मैट्रिक्स को आप देख के कैसे पहचान सकते हो, जो आपके लीडिंग डायगोनल्स होते हैं उनके दोनों तरफ आपको सिमेट्री मिलेंगी हमेशा, मतलब दोनों तरफ आपको सेम एलिमेंट मिलेंगे, सेम ऑर्डर में मिलेंगे आपके पास, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी आपके पास। ऐसे अगर हम एक्सक्लूसिव मैट्रिक्स की बात करते हैं, आपके पास एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज लेने पे हमें माइनस साइन के साथ वो मैट्रिक्स आपके पास मिलती है, तो एक्सक्लूसिव मैट्रिक्स होती है। एक्सक्लूसिव मैट्रिक्स में ध्यान रखना, अगर ऑड ऑर्डर होगा आपके पास, जैसे 3 हो गया 5 हो गया, तो उसके लीडिंग डायगोनल्स के एलिमेंट हमेशा आपके पास 0 होंगे और उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू भी आपके पास हमेशा 0 होती है। और उसके दोनों तरफ भी सिमेट्री तो नहीं होती है, सिमेट्री के अलावा आपके पास होता है, आपके पास क्या है कि साइन का डिफरेंस होता है, मतलब एलिमेंट सेम होंगे, जैसे 2 3 4 है तो उधर भी 2 3 4 होगा, बट उसके साइन चेंज होंगे। आपके पास -2 -3 -4 आपके पास इस तरीके से साइन चेंज होंगे आपके पास, तो ये सिमेट्री मैट्रिक्स की कंडीशन होती है। बट क्वेश्चन जो नॉर्मली आपके पास पूछा जाता है वो ये इस चीज में पूछा जाता है कि किसी भी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और एक्सक्लूसिव मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है आपके पास, तो वो लिखने का तरीका आपके पास यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। मैं आपको बता भी देता हूँ, आपके पास वापस आप जब भी लिखोगे तो ये इस तरीके से मेंशन कर रखा है आपके पास, आप इस तरीके से लिखोगे हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस का ए डैश। जो पहला पार्ट है पॉजिटिव वाला वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को शो करेगा, जो नेगेटिव वाला पार्ट है आपके पास वो एक्सक्लूसिव मैट्रिक्स को शो करेगा आपके पास। तो आप इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और एक्सक्लूसिव मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपके पास। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके मैट्रिक्स में, क्योंकि इस साल आपके पास रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हटा दिया आपके पास। नॉर्मली इसमें से 4 मार्क्स का 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस साल आपके पास नहीं आएगा, तो फिर आपके पास क्वेश्चन बनेगा कहाँ से। तो इस बार सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में से बनने का काफी चांसेज है आपके पास, तो इसलिए इसके ऊपर प्रैक्टिस आप जरूर अच्छे से जरूर कर लेना आपके पास। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन आपका हट गया आपके पास, ये जो टॉपिक इसमें मेंशन कर रखा है आपके पास, तो ये चीज आपको नहीं करनी है आपके पास कि एलिमेंट्री ऑपरेशन आप कैसे, हाँ ऑपरेशन लगाना आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये आपके पास कहीं ना कहीं आगे कहीं काम आ सकता है आपके पास, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है आपके पास। ठीक है, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बोला भी, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है तो एक मैट्रिक्स दूसरे का इनवर्स होती है आपके पास। जैसे यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है आपके पास, अगर आप देखोगे ए बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास मेंशन कर रखा है। मतलब किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, चाहे वो ए को बी से करो चाहे बी को ए से करो, दोनों ही केस में अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आपको मिल रहा है, तो उस केस में जो ए और बी मैट्रिक्स होते हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे का इन्वर्स होता है। मतलब ए को आप कह सकते हो बी का इन्वर्स, बी को आप कह सकते हो ए का इन्वर्स, दिस इज द कंडीशन फॉर द इन्वर्स। आपके पास ये कंडीशन होती है इन्वर्स निकालने की आपके पास। ठीक है आपके पास, तो ये कुछ थ्योरी का पार्ट था, इसके अलावा इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे मैंने आपको मेंशन भी किया था। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है आपके पास। इसके अलावा अगर आप दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट को इन्वर्स निकालते हो आपके पास, तो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स आपके पास लिखा जाता है, जो प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ ऊपर मेंशन भी कर रखी है। अगर आप देखोगे ये आपके पास जो मेंशन कर रखी है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके पास होती है वो आपके पास क्या होती है, आपके पास ए को अगर आप ए इनवर्स से करते हो तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, ये काम आता है आपके पास। और ए बी का अगर आप इनवर्स निकालते हो तो पहले आपके पास बी इनवर्स आता है फिर आपका इनवर्स आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपके पास क्वेश्चन में यूज होती है आपके पास, और इसमें नॉर्मली बच्चा गड़बड़ भी कर जाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ समरी है आपके पास मैट्रिक्स के रिगार्डिंग आपके पास, जो हमने बात की आपके पास, जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होते हैं आपके पास। तो ये थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक तो इक्वल मैट्रिक्स आपको बहुत अच्छे से करनी है,
सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आपको बहुत अच्छे से करना है, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ जो मैट्रिक्स आपके पास ये पोर्शन, ये 3-4 पोर्शन आपको इंपॉर्टेंट है आपके पास, जिसमें क्वेश्चन बनने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, तो आपको ये बहुत अच्छे से करना होगा। तो बेटा थ्योरी के रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना है तो आप बोल दीजिए पहले। एनी स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट को अगर थ्योरी के रिगार्डिंग एनीथिंग कुछ भी डाउट हो आपके पास, कुछ चीज़ पूछना चाहता हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए, रेस्पॉन्स कर दीजिए, क्योंकि अदरवाइज फिर हम लोग फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके पास मैट्रिक्स में कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं आपके पास, जिसके हम लोग डिस्कस करें आपके पास। ठीक है, मोस्टली सब कह रहे हैं आपके पास कि आता है आपके पास। ठीक है, तो हम लोग अब आपके पास डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज एनसीईआरटी क्वेश्चन आपके पास, ये चीज़ ध्यान रखना आपके पास। ये आपके पास एनसीईआरटी के क्वेश्चन है आपके पास सारे के सारे, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन ऐसे नहीं कि बोर्ड में नहीं आते आपके पास, हाँ, लेकिन हम लोग एलिमेंट के जब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आपके पास, तो हमारे पास मोस्टली सब कुछ कवर हो जाता है। बट आप अगर एलिमेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करके भी जाते हैं तो आपके पास अच्छी चीज़ है, आपके पास आपको करके जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो जो मैट्रिक्स में क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं आपके पास एक बोर्ड एग्जाम में आपके पास किस तरीके से पूछे जा सकते हैं आपके पास। अगर हम 1 मार्क्स से क्वेश्चन की बात करें तो उसमें आपको ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा जा सकता है, फिर एट द एलिमेंट ऑफ जैसे A23 आपके पास वैल्यू क्या है, A31 की वैल्यू क्या, आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे आपके पास एक मैट्रिक्स ए बता रखी है आपके पास, इसका ऑर्डर 4/3 है आपके पास, सॉरी 3/4 है आपके पास, 3 रो 4 कॉलम है आपके पास, तो ऑर्डर पूछा जा सकता है आपके पास सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन मैट्रिक्स में आपको बनाना हो तो आपके पास इस तरीके से बनाया जा सकता है कि उसका ऑर्डर पूछ लेगा आपके पास कि 3/4 उसका ऑर्डर क्या होगा, आप बता सकते हैं आपके पास। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी पूछ सकता है कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है आपके पास, तो जो ऑर्डर रो और कॉलम होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल कर आ जाते हैं आपके पास। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई एलिमेंट पूछता है A21 है, A23 है, तो अब वो आप निकाल सकते हो। आपको मैंने बता ही दिया कि A21 का मतलब क्या होता है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो आपको अपना सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में जाना है आपके पास, वहां से जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है वही आपके पास उसका वैल्यू हो जाता है आपके पास। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो आपको कह रखा है आपके पास, ये आपको एक मार्क्स में पूछ सकता है कि एक एलिमेंट, एक मैट्रिक्स में अगर 24 एलिमेंट है आपके पास तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, और अगर उसमें 13 एलिमेंट हुए तो उसके पॉसिबल ऑर्डर आपके पास क्या हो सकते हैं। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी नंबर देगा आपके पास उसको आपको दो नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में या फिर पॉजिटिव इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक करना है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर की इंपॉर्टेंस से ध्यान रखना, 3 into 4 है और 4 into 3 है, दोनों अलग अलग चीज़ होगा, दोनों को काउंट किया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया है कि हम पहले रो को मेंशन करते हैं और फिर हम कॉलम को मेंशन करते हैं आपके पास। तो अगर आप 3 into 4 लिख रहे हैं तो इसका मतलब रो आपके पास 3 है और कॉलम आपके पास 4 है, लेकिन अगर आप 4 into 3 लिख रहे हैं आपके पास तो रो 4 है और कॉलम आपके पास कितना है, 3 है आपके पास। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी आपको करना हो तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है आपके पास कि आपको उस नंबर को दो पॉजिटिव नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक करना है। जैसे 24 है, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं कई तरीके से, 1 into 24 है, 24 into 1 है, 2 into 12 है, 12 into 2 आपके पास, 8 into 3 है आपके पास, 3 into 8 है, 6 into 4 है, 4 into 6 है। आप इस तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हैं आपके पास, तो इस तरीके से आपके पास इसके ऑर्डर निकल के आ जाएंगे। अब 13 की अगर हम बात करें तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं आपके पास उनके मोस्टली दो, हाँ सर आपने वेटिंग रूम लगाया हुआ है क्या? बेटा वेटिंग रूम मैंने नहीं लगा रखा, क्योंकि जो लिंक जनरेट किया वो स्कूल से जनरेट किया गया है। कोई बाहर है क्या? यस सर, ईशा। रचना मैम कोई वेटिंग रूम में है आपके पास, प्लीज उसको आप ऐड कर दीजिए। बेटा मैंने बोल दिया रचना मैम को, शायद मे भी उन्होंने सुन लिया हो तो वो ऐड कर लेगी, क्योंकि लिंक जो जनरेट हुआ है बेटा वो स्कूल से जनरेट हो रहा है, मैंने जनरेट नहीं किया एक्चुअल में, तो वही कर सकती है ऐड या जो भी करेगी। ओके सर। तो मैं सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको देता है तो उसके ऑर्डर पॉसिबल क्या क्या हो सकते हैं। तो अब एक चीज जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको कोई प्राइम नंबर मिलता है तो प्राइम नंबर में हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर वाले केस के अंदर आपको हमेशा दो ही ऑर्डर मिलेंगे, क्योंकि उसके फैक्टर नहीं हो सकते आपके पास। तो अगर 13 यहाँ पे आपको दिया हुआ है तो 1 into 13 हो गया, 13 into 1 हो गया, आपके पास सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी होगी। तो आपको कभी भी प्राइम नंबर दिखते तो आप समझ जाएंगे उस पर नंबर ऑफ ऑर्डर आपके पास कितने हो सकते हैं। ठीक है, सेम अगला क्वेश्चन थर्ड भी आपके पास वही है जो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास, दैट इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन ऑफ द मैट्रिक्स आपके पास, ये आपको 4 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछ सकता है। फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहली चीज आपको क्वेश्चन में गिवन क्या होगी आपके पास, सबसे पहले तो आपको ऑर्डर बताएगा वो कि आपको इस मैट्रिक्स का, इस ऑर्डर की मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करना है आपके पास। जैसे 3/4 हो सकता है, 4/3 हो सकता है, 4/4 हो सकता है। सेकंड, आपको ए आई जे की एक कंडीशन जरूर देगा आपके पास, वो कंडीशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी हो सकती है, जैसे I/J लिख दिया, I+J लिख दिया, या फिर 1/2 मोड के अंदर 3i- का 1 लिख दिया और J लिख दिया हो, आपके किसी भी फॉर्म में।
तो आपका काम क्या होगा, सबसे पहले आपको जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स के बोला गया आपके पास, तो आप उस मैट्रिक्स को लिख लीजिए। उसमें लिखने का मतलब आपके पास उनके एलिमेंट को शो कर लीजिए, जैसे A21 A11 है, A12 A13 है। उसके बाद जैसे आपको A11 निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, जो आपको कंडीशन दी हुई होगी ए आई जे की, उसमें आई और जे दोनों को आपको 11 से रिप्लेस करना होगा। 11 से रिप्लेस करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा वो आपको उसकी जगह पुट कर देना होगा। ऐसे A12 की अगर हम बात करेंगे आपके पास, तो उसमें भी आपको ऐसे ही करना होगा। A13 की अगर हम बात करेंगे तो भी आपको ऐसे ही करना होगा। ऐसे करके आपको जितने भी एलिमेंट आपके उस मैट्रिक्स होंगे, उनके सबके वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। उन वैल्यूज को उठाकर आपको अपने मैट्रिक्स में पुट कर देना उनकी जगह आपके पास, तो आपका मैट्रिक्स फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास। तो मैट्रिक्स फॉर्मेशन पे प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं इस साल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 5 आपके पास है वो इक्वल मैट्रिक्स के ऊपर है आपके पास कि ये मैट्रिक्स अगर इक्वल होगी आपके पास, तो आपके पास इन वेरिएबल की वैल्यूज क्या होगी। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि इक्वल मैट्रिक्स पे नॉर्मली क्वेश्चन पूछता ही है, तो आपको जस्ट कंपेयर करना होता है एलिमेंट्स को। सबसे पहले चेक करना होता है कि उनका ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑर्डर सेम आपके पास बता रखा है आपके पास, तो आप कंपेयर करेंगे फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के सेकंड एलिमेंट से आपके पास कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके आप इसमें इस तरीके से आप एक्स वाई जेड जो भी आपको वैल्यू पूछी जाती है आपके पास, सबका वैल्यू आप निकाल लेंगे आपके पास इस तरीके से। तो इक्वल मैट्रिक्स पे जो अगर आप क्वेश्चन की मैं बात करूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर आपका 106 है आपके पास, जो यहाँ पे एनसीईआरटी का बता रखा है आपके पास। इस क्वेश्चन को जरूर करना है, क्योंकि इसमें 4 आपके पास वेरिएबल है एबीसीडी, और आपके पास यहाँ पे 4 इक्वेशंस बन रही है आपके पास, और उन इक्वेशंस को सॉल्व करके आप अपने चारों एबीसीडी की वैल्यू निकाल रहे हो। तो ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है आपके पास इक्वल मैट्रिक्स वाले केस में। तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे आपके पास। तो ये इक्वल मैट्रिक्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप इसी को ध्यान रखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके पास। ये कहा गया कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम उसमें सेम होते हैं आपके पास। इसका मतलब m का वैल्यू आपके पास क्या होगा, n के इक्वल होगा, तो m इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, n हो जाएगा आपके पास। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी पूछ सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है आपके पास। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दो मैट्रिक्स आपको इक्वल में दी हुई है और आपको पूछा है कि एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्स के दो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिल रहे हैं आपके पास। एक एक्स का वैल्यू माइनस का 7/3 मिल रहा है, तो एक एक्स का वैल्यू आपके पास माइनस का 2/3 मिल रहा है। पर दोनों को अगर में से एक भी हम एक पुट करते हैं आपके पास, तो उस केस में मैट्रिक्स इक्वल बन नहीं रही है आपके पास। तो उस केस में कहेंगे कि एक्स और वाई की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके लिए इक्वल मैट्रिक्स बन सके। तो जो मैं आपको कह रहा था ना कि कई बार आपके पास वेरिएबल के दो अलग अलग वैल्यू आएंगे, तो आपको चेक जरूर करना है उन वैल्यू को पुट करके कि उन वैल्यू को पुट करने के बाद वो आपके पास मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स बन भी रही है या फिर नहीं बन रही है। अगर नहीं बन रही है आपके पास, इसका मतलब वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं है आपके पास। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 9 आपके पास है, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको 1 मार्क्स में पूछ सकता है आपके पास। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विच ईच एंट्री 0 और 1। पहली बात तो अगर 3/3 की मैट्रिक्स आपको बनवा रहा है आपके पास, तो इसका मतलब क्या हो, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 9। अब उन 9 एलिमेंट्स में आपको सिर्फ दो ही एलिमेंट यूज करने हैं, या तो 0 या फिर 1। तो यहाँ पे देखो पीएनसी का कंसेप्ट लगेगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। पहले एलिमेंट को फिलअप करने के आपके पास वे कितने हो गए, 2। सेकंड एलिमेंट को फिलअप करने के वे कितने हो गए, 2। ऐसे करके सभी एलिमेंट्स को फिलअप करने के वे आपके पास कितने हो जाएंगे, 2। तो आपके पास जब सबको फिलअप करने के वे आपके पास 2 हो जाएंगे आपके पास, तो आपके पास जो 2 आएंगे आपके पास, तो 2 आपके पास कितनी बार आएगा, 9 टाइम्स बार आएगा। 9 टाइम्स क्यों आ रहा है आपके पास, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने, 9 आपके पास। तो आपके पास जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर 9 बन जाएगा। 2 की पावर 9 आपके पास कितना होता है, 512 होता है। तो आपका आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, 512। ठीक है। अब यहीं पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे एंट्री में आपके पास सिर्फ दो एलिमेंट है, 0 और 1। अगर इसकी जगह 3 एलिमेंट होते हैं, 0, 1 एंड 2 आपके पास, तो ये जो हम 2 2 मेंशन कर रहे हैं, ये 2 2 ना होके यहाँ पे फिर आपके पास क्या आएंगे, 3 3। तो उस केस में जो आपका आंसर बनेगा आपके पास, वो आंसर बनेगा 3 × 3 × 3 × आपके पास ऐसे करके 9 टाइम्स बनेगा, अगर 3/3 की मैट्रिक्स है आपके पास। और ओवरऑल आंसर आपका 3 की पावर 9 बन जाएगा। 3 की पावर 9 बहुत बड़ी वैल्यू है, तो आपको इसको सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है आपके पास। आप इसी फॉर्म में इसको छोड़ सकते हो और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो बेटा ये वाली एक्सरसाइज आपको क्लियर है, ये इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। क्लियर है सर। अगली आगे एक्सरसाइज की अगर आप देखोगे तो इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा है आपके पास। तो आप मैट्रिक्स को ऐड कैसे करोगे, जैसे मैंने आपको बताया भी था, एडिशन करने के लिए आप उनको जस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपको ऐड करना है आपके पास। सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके सर पास। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। एक मिनट। क्लियर है सर।
आप देखो, आप क्लियर आ रही है क्या? यस सर। आप क्लियर है? यस सर। ठीक है, सुनिए क्या ये। देखो, अगली एक्सरसाइज में नॉर्मली आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट है जो आप आराम से कर सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। बट इम्पोर्टेंट जो पार्ट आपके पास इसमें है वो है मल्टीप्लिकेशन, आपके पास दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। जैसे आपको यहाँ पर तीन मैट्रिक्स बता रखा है और आपको ये भी मल्टीप्लाई पूछा है, बी ए मल्टीप्लाई पूछा है आपके पास। अगर मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, आपके पास ये नीचे जो आपके पास पोर्शन दिया हुआ है, अगर आप देखोगे दिस इज, तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने आपको जैसे बोला कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लोगे और सेकंड का कॉलम लोगे आप हमेशा जब भी मल्टीप्लाई करोगे। तो आप इस मल्टीप्लिकेशन में अगर आप देखोगे तो ए मैट्रिक्स का पहला रो लिया गया जिसमें 2 और 4 है, और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लिया है जिसमें 1 और -2 है। इसने बकायदा ब्रैकेट में मेंशन भी कर रखा है कि इसने किस तरीके से इसको मल्टीप्लाई किया है, तो आप कंफ्यूज ना हो। आपके लिए और इजी हो जाए कि आपके पास मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का आपको हमेशा रो लेना है और सेकंड मैट्रिक्स का आपको हमेशा कॉलम देखना है। तो आपको उल्टा नहीं करना है, क्योंकि उल्टा करोगे तो आपका आंसर भी गलत आएगा आपके पास। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, वो फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा, A11 की पोजीशन पे जाएगा आपके पास, अगर फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को करते हो। फिर आप फर्स्ट और सेकंड कॉलम को करोगे आपके पास तो A12 की पोजीशन पे जाएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को करोगे तो A21 की पोजीशन पे जाएगा आपके पास, और जब सेकंड और सेकंड कॉलम को करोगे तो आपके पास पोजीशन पे जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से आपके वहाँ मल्टीप्लाई होकर वहाँ पे आपको वैल्यू पुट कर देनी है। और ध्यान रखना, इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद उनके बीच में एडिशन का साइन आता है आपके पास, तो आपको ऐड करके जो भी फाइनल वैल्यू आएगी वो आपको वहाँ पे पुट करनी होगी, आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आपको जो सबसे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है आपके पास, वो आपके पास है मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके पास जो मैं आपको बताऊंगा भी आपके पास, वो आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जैसे ये तो आपका एडिशन का है, आप कर लोगे आपके पास। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन पे अगेन आपके पास कुछ क्वेश्चंस है आपके पास, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आपके पास इनको मल्टीप्लाई कर रखा है इन्होंने जस्ट। तो ये तो सिंपल से क्वेश्चन आप कर लोगे, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। आप देखोगे यहाँ पे फाइंड एक्स